बोथ हो गया सेम। आई एम श्योर नहीं समझा आपको, ठीक है? नहीं समझा ना? नहीं सर, नहीं समझा सर। हाँ, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे हवा में बना था, ये वाला पॉइंट, कौन सा? ये वाला पॉइंट। इमेजिन कर पाए आप, जहाँ पे दोनों स्प्रिंग बने हुए, उस पॉइंट को मैंने बाहर निकाला है। यस सर। स्प्रिंग मासलेस होता है, मासलेस ना भी हो, चलो कुछ मास भी रहे तो भी टेंशन। आपका कहना है इस पे जो फोर्स डेवलप हुआ है वो कुछ और है, इस पे जो फोर्स डेवलप हुआ है वो कुछ और है। यही कहना चाह रहे हो ना आप? आप कहना चाह रहे हो इन दोनों में फोर्सेस अलग अलग है, राइट? हाँ सर। तो इसमें F1 आया, इसमें F2 आया, ठीक है। चलो इसमें NLM लगा दो। F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पार्टिकल किधर एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर नीचे, किधर जा रहा है? नीचे। मुझे तो कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा बेटा। अच्छा, अभी एक यहाँ लाके रोका हुआ है मैंने, यहाँ लाके खींच के रखा हुआ है, फिर रुका हुआ है, किधर भी नहीं जा रहा, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। यस सर। तो ये पूरा 0 हो गया, ये F2 इज इक्वल टू F1। सो दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में। मतलब सर जब भी एक्सेलरेशन 0 होगा तो दोनों फोर्स इक्वल होंगे? बिल्कुल, नेट फोर्स 0 है, यही तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। नहीं तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही गलत कर दोगे भाई। अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो नेट फोर्स कितना है? 0 है। समझा सर। राइट? हाँ, अगर आप बोलो कि सर इसका कुछ मास भी पकड़ो तो फिर mg भी लगेगा, फिर F2 हैज टू बी ग्रेटर, F1 फिर भी ग्रेटर नहीं होगा, वो वेट की वजह से। बट हम लोग यहाँ मासलेस स्प्रिंग मान के चलते हैं। कभी भी पढ़ोगे आप, वहां पे लिखा होता है मासलेस स्प्रिंग। तो दोनों में फोर्स सेम है, इसमें और इसमें सेम, ठीक है? आई बात समझ में? यस सर। तो दोनों में फर्क किस में होगा? क्या दोनों के एक्सटेंशन में फर्क होगा? हाँ सर। यस, दोनों के एक्सटेंशन में फर्क होगा। किस में ज्यादा एक्सटेंशन हुआ होगा? सर जो 500 न्यूटन मीटर वाला है। यस, बिकॉज वो हल्का स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है। तो जो आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर का, तो एक्चुअली इसमें जो एक्सटेंशन आया x1, इसमें जो एक्सटेंशन आया x2, वो दोनों मिला के 12 सेंटीमीटर है। x1 प्लस x2 इज 0.12। समझा? यस सर। यस सर। सो दोनों मिला के 0.12 मीटर है या 12 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है। तो इसमें जो फोर्स है वो 500x1 है, इसमें जो फोर्स है 1000x1 है, दोनों x2 है, दोनों बराबर हैं, राइट? इसमें जो फोर्स है 500x1 है, इसमें 1000x2 है, वो दोनों बराबर है। तो x1 बाई x2 कितना हो गया? 2 हो गया। बट x1 प्लस x2 कितना हो गया? x1 प्लस x2 इज 0.12। तो x1 इज 2x2, तो x2 हो गया 0.04। इसमें जो स्ट्रेच आया है 0.04 है, इसमें जो है 0.08। तो कितना फोर्स डेवलप हुआ दोनों में? सेम। हाँ, कितना मैग्नीट्यूड बताओ। तो फोर्स डेवलप्ड है 40। अरे 40 न्यूटन, तो टोटल 40 न्यूटन है, ठीक है। अब जरा एक सिंगल स्प्रिंग लेके देखते हैं हम लोग। के का वैल्यू 1000/3 है, 1000/3 है, एंड इसको मैंने 12 सेंटीमीटर पुल किया है, तो कितना फोर्स डेवलप होगा? फोर्टी न्यूटन। 40 न्यूटन, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। भाई जो भी स्प्रिंग 12 सेंटीमीटर खींचने से 40 न्यूटन का फोर्स है, मेरे लिए सारी स्प्रिंग्स वो सेम है। अब ये दो स्प्रिंग्स मिला के इतना दे रही थी,
या वो अकेला इतना दे रही, मुझे क्या करना, मेरे को तो इससे मतलब है 40 न्यूटन आ रहा है 12 सेंटीमीटर में, राइट। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग और इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है, जानने की जरूरत नहीं, चाहे तो मैं दिखा देता हूँ या खुद से ट्राई कर लेना कभी, कि अगर सीरीज में कुछ स्प्रिंग लगी है, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सारे में फोर्सेस सेम रहेंगे, एक्सटेंशन अलग अलग होंगे, इसमें 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 K1 K2 K3। तो 1/K is equal to 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3। So 1/K is equal to 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3 होता है। Is it clear? Yes sir. इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। बहुत सारी स्प्रिंग्स हैं सीरीज में लगी हुई हैं, आपको खींचना है तो इन तीनों को खींचो अलग अलग, या एक सिंगल स्प्रिंग लेके के स्प्रिंग कांस्टेंट है रिलेटेड बाय दिस सेम इफेक्ट है। ओके, समझा? Yes sir. ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे दो और छोटे छोटे क्वेश्चन। एक स्प्रिंग है, उसका फोर्स कांस्टेंट के है, मैंने इसको कट करके आधा कर दिया, हाफ से कट कर दिया, तो इसका फोर्स कांस्टेंट कितना होगा जो हाफ स्प्रिंग है? सेम ही होगा सर। सेम रहेगा, मतलब आप इसको 1 सेंटीमीटर पुल करो या इसको 1 सेंटीमीटर, दोनों केस सेम होगा, राइट आपके हिसाब से? यस सर। पक्का? यस सर। ऐसा नहीं होगा, ये इसका डबल होगा। सर लेकिन स्प्रिंग तो सेम ही है। पता नहीं, हमने तो बचपन में खेला है, खींचते थे, बड़ा आसान लगता था, फिर उसको तोड़ देते थे। रबर बैंड के साथ खेल लो आप, एक बड़ा रबर बैंड ले लो, अभी आपने 10 सेंटीमीटर खींचा इसको, अब आधी रबर बैंड लो और उसको भी 10 सेंटीमीटर खींचो, 10 सेंटीमीटर नहीं खींचा जाएगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। भाई पहले से 1 मीटर की वायर है यार, स्प्रिंग है 1 मीटर की, 1 मीटर, इसको 10 सेंटीमीटर खींचो या आधा कट करके उसको 10 सेंटीमीटर, अरे ये तो पहले से बड़ी थी, सब थोड़ा 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 जगह से एक्सपैंड हो गया तो आसानी से इतना आ गया। अब अच्छा और इतनी कर दो और इतनी कर दो, तोड़ के 10 सेंटीमीटर की कर दी, अब बोलेंगे इसकी लेंथ डबल करो, आसान थोड़ी ना काम हो, एफर्ट ज्यादा लगेगा आपको, सोचो मन में आप। ओके सर। हमने तो खेला रबर बैंड के साथ, पता नहीं आपने खेला कि नहीं खेला, बड़ी सी रबर बैंड लाओ, उसको स्ट्रेच करना आसान लगता है, अभी उसकी आधी कर दो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, और आधी कर दो उतना नहीं खींच पाओगे आप। नहीं समझा सर। ओके, बाकी लोग भी हाँ कर दें, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से समझाऊं। आगे सर। सॉरी, समझा सर। ओके चलो मैथमेटिकल वे दिखाता हूँ आपको सोचने के लिए। मान लो मुझे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं पता, K1 है, ठीक है, तो ये स्प्रिंग कैसे बनी? ऐसी दो K1 और K1 जोड़ के ये स्प्रिंग बनी है, बट हमने तो सुन रखा है एक K1 और K1 का जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, लेट अस से K इफेक्टिव इज 1/K1 प्लस 1/K1 हो जाएगा, दैट इज 2/K1 हो जाएगा, इज 1/K इफेक्टिव, बट इसका K इफेक्टिव तो K है, तो K1 का वैल्यू 2K है, ठीक है, आ गया समझ। अगर इसको मैं 1/3 से कट कर दूं, ऐसे 1/3 से कट कर दूं तो सर ट्रिपल हो जाएगा। ट्रिपल हो जाएगा, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसका कितना हो जाएगा? मैंने स्प्रिंग को दो पार्ट में कट किया, एक में 1/3 लिया, एक में 2/3 पार्ट लिया, तो 1/3 वाले का आपने एकदम परफेक्ट बोला 3K हो जाएगा, 2/3 वाले पार्ट का कितना होगा? क्वेश्चन है दिस इज स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट K, ये 1/3 लेंथ है और ये बचा हुआ 2/3 लेंथ, ये 1/3 लेंथ है और ये 2/3 लेंथ है, 1/3 2/3, इसका कितना होगा? बोल दिया आपने 3K, इसका कितना होगा?
सर 3 टाइम्स कम हो जाएगा। 3 टाइम्स कम हो जाएगा? क्यों कम हो जाएगा 3 टाइम्स का? इसकी डबल लेंथ है ना, ये लेंथ जितनी भी है इसकी डबल है, हाँ सर। तो इसका 3k/2 हो जाएगा। नहीं मजा आया। ये 3k है, तो 3k की 2 अगर सीरीज में जोड़ दोगे तो 3k/2 नहीं हो जाएगा? हाँ सर। क्रॉस चेक करना है तो इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल ऐड करके देखो, 1/3k + 2/3k मिला के 3/3k, मतलब 1/k, देखो बराबर है। समझा? एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसको 2 पार्ट में कट किया, ये 2/5 है पार्ट और ये 3/5 पार्ट है। बताओ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। हिंट देता हूँ, 1/5 कट करके देखो फिर आगे सोचो। क्या सर? हिंट है 1/5 कट करके देखो फिर आगे सोचो। अगर 1/5 निकाला होता तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता? सर 2/5 का 2.5 टाइम्स हो जाएगा। 2.5k इसका? हाँ सर। ओके, और इसका? ये करेक्ट है। इसका? 0.6 टाइम्स। 5/3 0.6। 5k/3 हो जाएगा और ये 5k/2 हो जाएगा। चलो आई एम श्योर अब आपको समझ में आएगा। कि एक और क्वेश्चन दो, आ जाएगा ना अभी समझ में? 3 पार्ट में तोड़ू? यस सर। तो 3 पार्ट में तोड़ देता हूँ। चलो, ये स्प्रिंग था k, इसको 3 पार्ट में कट किया, ये 1/6 था, ये 1/3 था, ये हाफ। बताओ 3 पार्ट में तोड़ा मैंने उसको, एक को 1/6, एक को 1/3, एक को हाफ पार्ट। तीनों का फोर्स कांस्टेंट कितना होगा? सर पहले वाले का 6 टाइम्स हो जाएगा, दूसरे वाले का 3 टाइम्स और लास्ट वाले का 2 टाइम्स। 6k, इसका 3k और इसका 2k। पक्का? यस सर। आ गया सबको समझ में? यस सर। चल एक लास्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक स्प्रिंग है ऐसा, एक ब्लॉक है ऐसा, ठीक है? ये स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, स्प्रिंग कांस्टेंट k2। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, किस डायरेक्शन में? ऐसे, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन माना जाएगा या पैरेलल कॉम्बिनेशन? या इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मैं निकालने बोलूँ इस प्रॉब्लम में, के इफेक्टिव निकालने बोलूँ, तो आप क्या बोलोगे? सर 1/k1 1 + 1/k2 सीरीज में होगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे? कैसे सर? अगर आप इस ब्लॉक को किसी भी साइड मूव करते हो, लेट्स टेक इट टू द राइट, लेट्स टेक दिस ब्लॉक टू द राइट, कितना? बाय अ डिस्टेंस x। तो ये स्प्रिंग दब गया, ठीक है? दब गया, कितना फोर्स लगाएगा? kx इस डायरेक्शन में। ये वाला स्प्रिंग एनलार्ज मतलब स्ट्रेच हो गया, वो किधर फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा, k1x। तो दोनों फोर्सेस ऐड नहीं होते, दिख रहा है आपको? तो नेट फोर्स कितना लगेगा आपको?
k1x प्लस k2x, तो फिर से वही कहानी हो गई k1 प्लस k2x एफ नेट, बट एफ नेट शुड बी k effective into x. तो k effective is k1 plus k2. This is parallel combination. बड़ा ट्रिकी सा है, देख के क्लियरली लगता है ये तो सीरीज है, ये सीरीज नहीं है, ये पैरेलल है, राइट? एक्चुअली ये फोर्स की डिटेल इस चैप्टर में है, लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेकंड लास्ट चैप्टर में है, राइट? मुझे मालूम है कि फिर से एक बार को आपको तभी याद दिलाना पड़ेगा, बट यहाँ प्रैक्टिस करके समझ लोगे तो ज्यादा आसान है। मैं स्टेटमेंट बोलना, भाई इसको खींचते हो इधर तो ये दब रहा है तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये खींच रहा है तो ये इधर फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्सेस तो ऐड ही होंगे ना, तो k1x प्लस k2x बनेगा, तो नेट फोर्स कितना होगा k1 प्लस k2 टाइम्स ऑफ x। क्लियर? यस सर। गुड। तो ये कहानी है आपके, जो भी है समझ गए, ठीक है? चलो अब लगाते हैं एनएलएम स्प्रिंग के ऊपर। सो ये स्पेशल फोर्स है स्प्रिंग का फोर्स, अगर स्प्रिंग स्ट्रेच हो या स्प्रिंग कंप्रेस हो, स्प्रिंग स्ट्रेच हो या स्प्रिंग कंप्रेस हो, दोनों ही केसेस में फोर्स लगता है कितना फोर्स लगेगा? सेम फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन, सेम फोर्स लगेगा kx अपोजिट डायरेक्शन में, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस f, ठीक है? चलो अब एनएलएम के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। There is a spring, one end of it is fixed and with the help of other end, a mass m is suspended in it. Everything is in equilibrium. Find extension in the spring. Force constant being k. Everything is in equilibrium. Spring is in equilibrium. Block कह देता हूँ. Block is in equilibrium. It's not accelerating at least. Block is in equilibrium and find extension in the spring. Extension in the spring. बोलो. Anyone? सर mg by k. शाबाश. mg by k कैसे? सपोज एक्सटेंशन है x, बनाया हमने फ्री बॉडी डायग्राम किसका? ब्लॉक का. mg लग रहा है नीचे, kx लग रहा है ऊपर. इट्स इन इक्विलिब्रियम, मतलब mg इज इक्वल टू kx, x इज इक्वल टू mg by k. So extension in the spring is mg by k. Clear? Yes, sir. Yes sir. Good. चलो अब एक थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन देता हूँ. स्प्रिंग है अपने नेचुरल लेंथ पे, ये इसका नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ. मास m, फोर्स कांस्टेंट k. मास m is released from rest. Find maximum extension in the spring. इसको सॉल्व करने का इजी मेथड्स होते हैं दूसरे चैप्टर में, बट मैं चाहता हूँ आप डिफिकल्टी से इस चैप्टर में करके दिखाऊंगा. x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. सोच के देखो, ये अगर आपने अभी नेचुरल लेंथ में अगर ऐसे रिलीज करोगे तो ये क्या करेगा?
इमेजिन करके देखो मन में, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में था, मैंने ब्लॉक एम लिया और रिलीज कर दिया, ऐसा मान के रिलीज कर दिया। व्हाट इट्स गोइंग टू नीचे डू? की तरफ एक्सेलरेट करेगा। नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। क्या चलता ही जाएगा, चलता जाएगा, टूट फूट के पाताल लोक में जाएगा? नहीं ना, नहीं सर, एक टाइम पे रुक जाएगा। रुक जाएगा। फिर क्या करेगा रुकने के बाद? सबने देखा होगा, ये तो रियल लाइफ का एग्जांपल है, भले ही अपने सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब है सिलेबस में हमारे लास्ट चैप्टर, सेकेंड लास्ट चैप्टर, बट रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन होगा, हर किसी ने देखा होगा। नीचे जाएगा, फिर क्या करेगा? रुक गया वहां पे, सर फिर रुक क्या रहेगा? फिर क्या रुका रहेगा? नहीं, फिर वापस आएगा ऊपर। किसी ने ऑसिलेट होते नहीं देखा इसको? ऐसा रिलीज करोगे, एक ब्लॉक है, रिलीज कर दो, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। नहीं देखा ऑसिलेशंस इन स्प्रिंग? हाँ सर, देखा है। यस सर। बट चलो, हमको ऑसिलेशन से कोई मतलब, हाँ ऑसिलेशन से हमको कोई मतलब नहीं, मेरा इंटरेस्ट है जानने में। आपने बोला ये गिरेगा गिरेगा, एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, वो कहाँ जब रुकेगा कितना एक्सटेंशन आएगा? विल इट बी mg/k और इट विल बी समथिंग एल्स? क्या वो mg/k होगा? सॉरी, mg/k नहीं होगा। क्यों? जब mg/k होगा, याद रखना, बड़ा ध्यान से सुनना, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट और स्पीड बढ़ रहा है, जब mg/k हो जाता है तब नेट फोर्स ब्लॉक पे कितना लगता है? 0। जब नेट फोर्स 0 हो जाता है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? स्टेशनरी हो जाता है। सत्यानाश। सर वापस जब फोर्स 0 हो जाता है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? एनीथिंग विच हैज सम मास, if net force acting on it is 0, what it does? क्या करता है वो? सॉरी सर, रेस्ट पे ही तो रहेगा ना सर? सॉरी सर, रेस्ट पे ही तो रहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ जरा एक बार रीड करके बताओ मुझे, कितना पढ़ा दिया मैंने, अभी भी तुम लोग गलत बात करते हो। रीड न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्या लिखा था न्यूटन के फर्स्ट लॉ में? लिखा था मतलब लिखा है। हेलो, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या लिखा है? क्या अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ में नहीं बोल पाओगे क्या? बड़ी गलत बात है। Every object continues to be in state of rest or state of motion unless and until it is. तो क्या लिखा हुआ कि सिर्फ स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, या ऐसा भी लिखा हुआ कि मोशन में है तो मोशन में भी रह सकता है? हाँ। अरे वो अपना स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करेगा, रेस्ट पे होना जरूरी नहीं है। अब वो पहले से तो चल रहा था। हाँ सर। सर, आपने तो बोला ना कि एक बॉडी है जो बस जिसका मास है और जिसको कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका कुछ मास है, रिलीज किया, ये स्पीड अप हो रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फोर्स स्प्रिंग में एक्सटेंशन mg/k हो जाएगा, तब उस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा होगा तब तक, लेकिन उसने कुछ स्पीड गेन कर ली होगी, इनर्शिया की वजह से वो चलता जाएगा सेम डायरेक्शन में, थोड़ा आगे जाके रुकेगा वो, थोड़ा कितना वही आपको बताना है। इमेजिन करो जिस पॉइंट पे एक्सटेंशन mg/k है उस पॉइंट पे फोर्स 0 हो गया, अच्छी बात है। नेट फोर्स 0 हो गया तो इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो कुछ स्पीड गेन कर ली होगी, चलता जाएगा, फिर फोर्स और बढ़ जाए, फिर ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगेगा ज्यादा, फिर कहीं जाके वो रुकेगा। अभी डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, एक पॉइंट पे दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, डाउनवर्ड अपवर्ड। क्यों? अपवर्ड kx है और डाउनवर्ड mg है। mg तो कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, kx x के साथ बढ़ता जाएगा, एक टाइम पे kx इसके बराबर हो जाएगा, तब भी वो ऑब्जेक्ट चलता जाएगा, बिकॉज बाय दैट टाइम इट वुड हैव गेन सम
velocity, right? It would have gained some Yes, sir. velocity, तो आगे चलता जाएगा. उसके बाद kx ज्यादा हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ये वाला, ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा. तो जब ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो फिर स्लो डाउन होने लगेगा, वो कहीं जाके रुक जाएगा. कितना आगे जाके रुकेगा ये आपको बताना है. अब भी नहीं मजा आया? हेलो, सर आप ही बता दो, समझ समझ रहा. 2mg/k इसके डबल पे, लेकिन सवाल है आएगा कैसे. Let us assume at some instant extension is already x. कभी तो extension x है, तो upward force kx है, downward force mg है. mg minus kx उस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, ma होगा. मानते हो आप? भाई NLM अप्लाई करो तो mg minus kx ma हो जाएगा. हाँ सर. But I am looking for the value of x at which v becomes 0, जहां पे जाके v 0 हो जाए. यही ढूंढ रहे हो ना आप? Value of x at which v is 0, यही ढूंढ रहे हो कि कुछ और ढूंढ रहे हो? यही ढूंढ रहा. हाँ, तो v और x के बीच का रिलेशन चाहिए. अच्छी बात है. a को x के टर्म्स में क्या लिखोगे आप? हम काइनेमेटिक्स में जाए हैं तो a को हमने x के टर्म्स में क्या लिखा था? एक्सेलरेशन. कैलकुलस में क्या लिखते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन इज dv by dt. उसको मैं dv by dx into dx by dt लिख सकता हूँ. हाँ सर. Yes, sir. कई बार लिखा हमने. dx by dt क्या होता है? Velocity. वेलोसिटी. तो ये v हो गया. mv dv by dx is equal to mg minus kx. इसको उधर ले जाओ. mv dv is equal to mg minus kx into dx. ना इंटीग्रेटेड. m कांस्टेंट, v raised to 1 का v raised to 2 by 2 mgx minus kx square by 2 plus c. जब x का वैल्यू 0 था, मतलब एक्सटेंशन जब जरा भी नहीं था, तो v का वैल्यू कितना था? 0 released from rest. So v0 x0 x0. Therefore c is equal to 0. So mv square by 2 is equal to mgx minus kx square by 2. ठीक है? Now I'm looking for point x at which, not to find, to find x at which v is equal to 0. डाल दो v की जगह 0. तो 0 is equal to mgx minus kx square by 2. तो एक x कॉमन निकाल लो तो 0 हो गया. वो स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग में भी v 0 था. फिर kx by 2 is equal to mg. तो x is equal to 2 mg by k. तो x की दो वैल्यू आ गई. एक x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू 2 mg by k. क्या आपको समझा? हेलो, सर उधर समझा दीजिए. टू फाइंड एक्स. कहाँ? यहाँ से
अच्छा, टू हाँ फाइंड सर, एक्स एट विच वी इज 0। x भाई हमने पूरा प्रोसेस पहले समझा, विजुलाइज किया। जब मैं रिलीज करता हूं तो स्टार्टिंग में v 0 होता है और ये कब तक चलता जाएगा, कहीं और पे आगे जाके v का वैल्यू 0 हो जाएगा। यस सर। अच्छी बात है। तो मुझे यहीं पे तो x चाहिए जहां पे v का वैल्यू 0 हो जाए। तो भाई मुझे v और x के बीच में रिलेशन पता है, v की वैल्यू पता है, x ढूंढनी है, तो करना क्या है, पुट v इक्वल्स टू 0, इधर v 0 डाल दिया। सॉरी, 2 पॉइंट पे भी 0 होगा। बिल्कुल बेटा, एक तो मैंने लिखा हुआ था रिलीज फ्रॉम रेस्ट। जी सर। इसको कहीं ना कहीं जाके तो रुकना ही ना, पाताल लोक में थोड़ी ना जाएगा वो। मतलब या तो सर, स्प्रिंग ही तोड़ दो आप, या तो फिर उसको कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। जी जी सर, लेकिन मुझे फिर रुकेगा, फिर वापस ऊपर आएगा। हाँ। अच्छा, तो वो उसके लौटने के वेलोसिटी को हमको मेजर करना है। ओ हेलो, लौटने की वेलोसिटी की बात कहाँ कर रहे हैं हम? ये यहाँ से चला, रुका, रेस्ट पे आया 0, फिर ऊपर चला, फिर रुका, फिर इधर चला, फिर रुका। जब डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होता है उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है कि नहीं होती? होती है, हेलो। होती है, होती है। हाँ, तो फिर जहां से लौटेगा वहां पे वेलोसिटी 0 तो होगी ना। तो बस यहाँ पे 0 थी, तो मुझे वही पता करना है कितना x की वैल्यू के लिए v का वैल्यू 0 था। तो v का वैल्यू 0, x का वैल्यू क्या? एक तो x का वैल्यू 0 है, दूसरा भी एक और x का वैल्यू है। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो 0 दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया था, फिर सेकंड वैल्यू आपको बतानी है। तो 0 इज इक्वल टू mgx माइनस kx²/2। एक x कैंसिल नहीं, एक्चुअली x इक्वल्स टू 0 फैक्टराइज किया बेसिकली मैंने। देखो ना, 2mgx माइनस kx² इज इक्वल टू 0, x कॉमन 2mg माइनस kx इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2mg/k। तो x की दो वैल्यूज हैं, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और दूसरा हो गया 2mg/k। ठीक है? यस सर। चलो, अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सोचने के लिए, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। दो ब्लॉक है, एक 10 kg का और एक 20 kg का। इस पे फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन। ठीक है? अगर ये A है, ये B है। अगर A का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो B का क्या होना चाहिए? अगर B का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो A का क्या होना चाहिए? ये छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हो पाएगा? हाँ सर, ट्राई करेंगे। हिंट है, FBD बनाओ। ठीक है? चलो, आई विल स्टॉप हियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।